नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हम यूपी पीसीएस प्री के लिए टेस्ट लगा रहे हैं और आज हम टेस्ट लगाएंगे एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री दोनों का मिक्स टेस्ट और ये होगी टेस्ट संख्या 7। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको टेस्ट थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न संख्या 1 में दिया है चोल राज्य की राजधानी उरैयूर था। सही बात। इनका प्रतीक चिन्ह कार्य, एक प्रकार की मछली नहीं, इनका चिन्ह था हमारा बाघ। दूसरा दिया है पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी, ये बात ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था नहीं, इनका था मछली। और चेर एक और राज्य था ना चेर, इसका क्या था धनुष। ध्यान रखेंगे बात है तो दोनों ही गलत है। 2 में दिया है संगमकालीन चोल शासकों में कारिकाल सबसे प्रतापी शासक था। सही बात। कारिकाल जैन नहीं, ये था ब्राह्मण। उसने इस धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किया नहीं, ये ब्राह्मण धर्म का था, तो ये गलत हो गया। कारिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार थी ना तटीय राजधानी, आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना की, ये बात सही है। तो यानी कि 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। 3 में दिया है सूची 1 को वर्ग, सूची 2 संबंधित व्यक्ति से मिलान करना है। बल्लाल थे हमारे धनी जमींदार यानी कि 2। बैणीकर कौन थे हमारे, यह है हमारा व्यापारी वर्ग यानी कि 1। यह अरशद कौन थे शासक, जो राजा जो बड़े बड़े नेता होते थे, वह 4। और जी बल्लार हमारे मजदूर कृषक वर्ग यानी कि 3। क्या हो गया इसका 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं चोल प्रशासन और सैन्य संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल नौसेना एक अत्यधिक संगठित बल थी जिसने दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान संभव बनाए। सही बात। चोल प्रशासन ने स्थानीय शासन पर जोर दिया जिसमें उर्व और सभा जैसी ग्राम सभाएं थी, ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों सही है। आगे देखते हैं। कथन 1 और कारण बताना है। संगम ग्रंथों में क्षत्रिय और वैश्य नियमित वर्ण के रूप में नहीं दिखाई देते। तो भाई सही बात है। संगम युग के समाज में योद्धा वर्ग अनुपस्थित था। नहीं भाई, उपस्थित था। योद्धा थे तभी तो राज्य जीत लेते थे एक दूसरे से। तो ए सही है और कारण आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संगमकालीन और विषय बताने हैं। एरिया किससे रिलेटेड है, एरिया है हमारा भूमि कर से रिलेटेड यानी कि 2। उल्गू क्या है हमारा चुंगी कर यानी कि 1। कुड़ में क्या था हमारा राजा को अदा किए जाने वाला कर यानी कि 4 2 1 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इरादो है जबरन वसूला जाने वाला कर। प्रश्न संख्या 7 में दिया है जो कथन सही है वे बताने हैं। संगम काल में ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे भाई, तो ये हो गया गलत। एक्चुअली जो ब्राह्मणों का मांस खाना है दक्षिण भारत में वे खा लेते थे, बट जैसे 19वीं सदी के अंत में वहां पर मांस खाना थोड़ा कम किया। संगम काल में अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था तो ये भी गलत हो गया। संगम काल में दास प्रथा का प्रचलन था नहीं, इसमें दास प्रथा का प्रचलन के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संगम साहित्य और रचनाकार। शिलप्पाधिकारम किसने लिखी थी हमारी, लिखी थी इलंगो आदिगल ने यानी कि 2। मणिमेखले ये थी हमारी स्थितिले सत्तनार यानी कि 1। जीवक चिंतामणि हमारी तिरुक्कदेवर की यानी कि 4। और तोलकाप्पियर यानी कि 3। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 9 में लिखा है सही कथन बताना है। संगम काल में धर्म का संबंध कर्म कांडों और कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से था। सही बात। इस काल में प्रमुख देवता मरुद्रम नहीं, ये थे मुरुगन। तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया यानी कि ओनली 1 सही। 10 में दिया है अभिकथन और कारण बताना है। संगम काल में समाज मातृ सत्तात्मक था, तो भाई ये गलत हो गया, पितृ सत्तात्मक था। संगम साहित्य में महिलाओं के स्वतंत्रता और उनकी सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है, तो भाई ये बात सही है। तो क्या हो गया ए गलत आर सही। अब देख लेते हैं संगमकालीन नगर और विशेषताएं। उरैयूर से किसका संबंध है भाई, चोल का। तो भाई उरैयूर किससे मिलेगा हमारा, चोलों की राजधानी। मदुरई पांड्य शासकों से रिलेटेड और पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई। करैयूर देख लेते हैं, ये क्या थी हमारी चेरों की राजधानी यानी कि 4। और कोराकाई थी हमारी पांड्यों की तटीय राजधानी यानी कि 3 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और चोलों की तटीय राजधानी क्या थी हमारी, वो थी पुहार, जो सूती वस्त्रों का केंद्र भी थी।
आगे बढ़ते हैं 12 में देख लेते हैं संगम काल में कृषि तथा व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था। सही बात। संगम काल में भूमि कर केवल नगद रूप में वसूल किया जाता था। नहीं भाई, नगद और अनाज दोनों रूपों में। तो ये गलत हो गया, तो कितना सही है? केवल एक। 13 में दिया है संगम काल में व्यापार मुख्य रूप से स्थलीय मार्गों के माध्यम से होता था। तो भाई सही बात है, वैसे समुद्री मार्ग से भी होता था। और दूसरा देखिए, इस काल में समुद्री व्यापार विकसित नहीं था। भाई था विकसित, दोनों मार्गों से व्यापार होता था। तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो ए सही और आर गलत। 14 में देख लेते हैं संगम युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन बताना है। भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। सही बात हो गई। फिर है संगम समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। भाई था सती प्रथा का प्रचलन। और जी हमारी जो दास प्रथा था, दास प्रथा, इसका प्रचलन नहीं था, बट सती प्रथा का था। तो ये वाला करेक्ट हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे तो तीसरा पढ़ लेते हैं संगमकालीन शासकों में के पास एक स्थायी सेना थी। ये बात सही है। सड़कों और राजमार्गों का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता था। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि असत्य पूछा था ना। आगे बढ़ते हैं 15 संगम काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम संगम के अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य थे। सही बात। यह सभा मदुरै नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। तो भाई ये वाला सही है। दूसरा देख लेते हैं द्वितीय संगम का अध्यक्ष तोलकाप्पियर नहीं थे। ये हमारे अगस्त्य ऋषि थे। इसके भी दूसरे के भी अगस्त्य। यह सभा मदुरै नामक स्थान पर आयोजित की गई। भाई मदुरै पे नहीं की गई थी, सेकंड वाली की गई थी कपाटपुरम। ध्यान रखेंगे। तो इनकरेक्ट हो गए। तीसरा देख लेंगे तीसरे संगम के अध्यक्ष नक्की थे। ये बात तो सही है। यह सभा कपाटपुरम नहीं, ये हुई थी हमारी मदुरै में। तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। कितने सही है? केवल एक। 16 में देख लेते हैं तंजौर के शिव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सही बात। यह मंदिर भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है। सही बात। यह राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और यह बना था किसके काल में? राजराज प्रथम के काल में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। ध्यान रखेंगे ये बातें भी। तो इसमें तीनों कथन सही है। 17 में देख लेते हैं तोलकाप्पियम निम्नलिखित में से किस साहित्य की सबसे बड़ी रचना है? ये है तमिल साहित्य की। 18 में दिया है संगम काल में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। सही बात। संगम साहित्य में कृषि पशुपालन और व्यापार का उल्लेख मिलता है। ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है और कारण भी सही है। 19 में दिया है चोल प्रशासनिक व्यवस्था में नाडु के समतुल्य शब्द कौन सा है? तो भाई ये नाडु कहा जाता था जिले को। अब थोड़ा देख लेते हैं पहले कौन आता था हमारा? मंडलम। मंडलम ये मान लो आप आज का कोई भी प्रांत। प्रांत मीन्स आप देश टाइप मान लो। दूसरे नंबर पर आता था हमारा कोट्टम या वलनाडु। अब इन प्रांतों को इसमें विभाजित किया जाता था। फिर इसके बाद आता था हमारा नाडु। इन कोट्टमों को नाडुओं में विभाजित किया जाता था, यानी कि जिलों में। यानी समझ लो ना, मंडलम देश को उसमें राज्यों में, और राज्यों के अंदर क्या होते हैं? जिले, यानी कि नाडु, जिला। अब नाडु के अंडर जो होते थे सभा, उसको कहा जाता था नट्टार। और भाई नट्टार के भी अंदर क्या होते थे? हमारी ग्राम सभा, जिन्हें कहा जाता था कुर्रम। तो भाई एक बार और देख लो, पहला आ गया हमारा मंडलम, फिर वलनाडु, फिर नाडु, फिर नट्टार आ गया, और उसके बाद आ गया हमारा कुर्रम। ध्यान रखेंगे। 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है चोलों ने ग्राम सभा प्रणाली विकसित की। सही बात। भाई स्थानीय स्वशासन मान लो आप, स्थानीय स्वशासन। दूसरा दिया है चोलों की सेना केवल घुड़सवार सैनिकों पर निर्भर थी। भाई केवल जहां जाओ वहां डाउट, एकदम गलत। केवल घुड़सवार की, हाथियों की भी थी, पैदल भी थी, रथ वाले भी थे, और नौसेना, कई प्रकार की थी उनके पास सेना। चोलों के पास नौसेना नहीं थी भाई, तभी तो वे व्यापार करते थे अपने समुद्र मार्ग से।
तो केवल एक सही। निम्नलिखित में से चेर शासक ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया? कौन सा चेर शासक है वो? भाई शेन गुट्टुवन। इसी का ही हिस्ट्री में नाम है, और जो भी इंपॉर्टेंट कार्य कराएगा ना भाई उसी का ही हिस्ट्री में नाम आएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, शेनगुट्टन नहीं भाई, ये तो आपका पत्तिनी पूजा करी थी ना इसने, पत्तिनी पूजा की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन में होगा आपका जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए वीर को भोजन कराया, ये आपका उदयन जेरल। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। में 22 में दिया है सैयद वंश का संस्थापक खिरजका मूर्ति किस क्षेत्र का गवर्नर था? ये था भाई मुल्तान का। भाई ये ना 1400 के आसपास की बात है, जब तुगलक वंश मतलब अंत होने वाला था। और कौन सा तुगलक वंश का लास्ट वाला राजा हमारा? यह है हमारा महमूद तुगलक कर था। इससे इसने सत्ता छीनी थी खिलजी खान ने। और जब तैमूर ने आक्रमण कब किया था भारत के ऊपर? 1414 में। माफ कीजिएगा 1414 में नहीं, ये किया था तैमूर ने आक्रमण 1398 में। उसके बाद जो तैमूर था उसका साथ दिया था किसने? खिलजी खान ने। और खिलजी खान को तैमूर ने गवर्नर बना दिया था दिल्ली का, जहां का शासक था महमूद तुगलक, जिससे गद्दी छीनी थी किसने? खिलजी खान ने। अब देख लेते हैं 23 में। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। सही बात। मुबारक शाह ने दिल्ली के बाहरी इलाकों को विकसित करने का प्रयास किया। ये भी सही। मुबारक शाह कौन था? सैयद वंश का, सैयद वंश का 2nd नंबर का राजा। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है। प्रसिद्ध संगम ग्रंथ शिल्पाधिकारम ने किस चेर राजा का उल्लेख मिलता है? यह है हमारे शेनगुट्टम। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में चोल साम्राज्य दौरान स्थानीय प्रशासन में सभा ग्राम सभा के संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? यह है हमारे उत्तर मेरू शिलालेख। और ये कहाँ है आज? उत्तर मेरू कहाँ है? तमिलनाडु में गांव है उत्तर मेरू, जहां से ये शिलालेख मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। 26 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सल्तनतकालीन अधिकारी और उनके कार्य बताने हैं। सर्द उस सर्द, ये थे हमारे धार्मिक मामलों के प्रधान यानी कि 2। वकील ए दर, ये होता था जो राजा के व्यक्तिगत मामलों की वकालत करता था यानी कि 1। मुहतसिब कौन होता था? शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी, मुहतसिब। और अमीर या आखुर होता था हमारा अश्वशाला का प्रधान यानी 2134 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 27 में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ये किया था 712 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ किया था भाई? सिंध पर। आगे बढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय के बाद पूरे भारत पर इस्लामी शासन स्थापित हो गया था। तो भाई ये हो गया गलत। दूसरा है सिंध विजय के पश्चात भारतीय शासकों ने अरबों का मजबूती से प्रतिरोध किया। सही है भाई। उस समय कौन था भारत में जो शासन करते थे? गुर्जर हो गए, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, राजपूत हो गए। तो आपने सुना होगा राजा दाहिद का नाम। हालांकि इन्होंने युद्ध तो किया था बट इनकी पराजय हो गई थी, तो एक तरीके से उन्होंने रोक लिया था फिर भी अरबों को आने से भारत के अंदर। तो कौन सा सही है? ए गलत है और आर सही। 29 में दिया है जो सही है वे बताने हैं। अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। तो भाई सही बात। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक हिंद है, ये भी सही है। तो दोनों करेक्ट है इसमें। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद अरबों का प्रभाव सिंध में कमजोर पड़ गया। सही बात। आर दिया है। मोहम्मद बिन कासिम के उत्तराधिकारी कमजोर थे, उन्हें स्थानीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये भी बात सही है। तो कथन सही और कारण भी सही। अरबों द्वारा सिंध विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना में सर्वप्रथम मिलता है? ये है हमारी चचनामा। और चचनामा किसने लिखी थी? अली हामिद कूफी ने लिखी थी चचनामा। कब लिखी थी भाई? ये लिखी थी 13वीं शताब्दी के आसपास। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो भाई ये तो सही है बात। वह भारत में स्थायी रूप से जीतकर यहाँ इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता था? नहीं भाई, वो यहाँ की संपत्ति को देख कर आया था, संपत्ति को लूटना चाहता था। और आपको पता होगा सोमनाथ मंदिर पर उसमें अथाह संपत्ति का पता लगा। तो कब की वहां पर उसने लूट? 1025 के आसपास। तो इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा? ए सही और आर गलत। 33 में दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो भाई ये हो गया गलत।
उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही बात। और इन्होंने लिखी कौन सी थी अपनी, ये थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। तीसरा देख लेते हैं, वह संस्कृत का विद्वान था, सही। इन्होंने बहुत से जो संस्कृत की किताबें वगैरह होती थी उनको अरबी में अनुवाद किया था, तो इनको बहुत सारे धर्मों की नॉलेज भी थी। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी बात सही है। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए इसमें, 2, 3, 4। 34 में दिया है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक सुबुक्तगीन था, सही बात है। अलप्तगीन बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था, ये भी बात सही है भाई। अब्दुल मलिक का दास था कौन, मलिक का दास था अलप्तगीन, अलप्तगीन का दास कौन था, सुबुक्तगीन, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोनों सही है इसमें। 35 में दिया है, निम्नलिखित में से किसी मध्यकाल के दौरान भारत पर तुर्कों द्वारा किए गए कई आक्रमणों का कारण माना जाता है। एक मजबूत केंद्रीकृत राष्ट्रव्यापी शक्ति का अभाव, सही बात। भाई केंद्र में कोई था ही नहीं, सबको अपने अपने राज्य बचाने लगे हुए थे। तुर्कों की तुलनात्मक रूप से मजबूत सेना, सही। तुर्कों की विस्तारवादी नीति, ये भी सही। भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध और संपत्ति और संसाधन, भाई जितने भी लोग आए हमारे देश की संपत्ति को देखकर ही तो आए हैं। तो कौन सा सही है इसमें, चारों सही। महमूद गजनवी के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान शामिल थे। महमूद गजनवी के दरबार में थे फिरदौसी, कुतुबी और फर्रुखी। हसन निजामी थे हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। भाई फिरदौसी की कौन सी पॉपुलर रचना है, शाहनामा। और कुतुबी की कौन सी है, किताब उल यामिनी, पॉपुलर रचना। तो कौन कौन सा सही होगा इसमें, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। 37 देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि के प्रकारों और उनके अर्थ के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला दिल है, खालिसा भूमि अधिकारियों को उनकी सेवाओं के भुगतान के रूप में सौंपी जाती थी। भाई अधिकारियों को नहीं, सीधे राजा को जाती थी खालिसा भूमि, तो गलत। इक्ता भूमि सुल्तान को सीधे नियंत्रण में थी, नहीं, ये सुल्तान के नियंत्रण में नहीं थी, ये थी अधिकारियों के नियंत्रण में, तो ये गलत। इनाम भूमि धार्मिक संस्थानों को सौंपा या दिया गया, तो ये वाला सही है। तो कितने सही होंगे इसमें, केवल 3। मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य समान थे। बस समान तो कह नहीं सकते इसमें, क्योंकि जो हमारे गजनवी था उसने तो पूरे लूटपाट के इरादे से आया था, आपको पता है 1025 सोमनाथ, 1018 आपका मथुरा और कन्नौज में लूट की इसने। मथुरा कन्नौज मतलब जितने भी संपन्न जगह थी वहां पर इसने लूट की पूरी। और दूसरा ये मोहम्मद गोरी, ये कह सकते हैं कि शासन के पर्सपेक्टिव से आया था, क्योंकि इसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था, तो उद्देश्य समान नहीं था दोनों का, तो इसको गलत मानेंगे। दोनों का उद्देश्य भारत की स्थायी रूप से जीतकर यहाँ इस्लामी शासन स्थापित करना था, नहीं भाई, एक का उद्देश्य तो था यहाँ पे इस्लामी शासन स्थापित करने का, किसका, गोरी का। बट जो हमारा गजनवी था वो लूटपाट के हिसाब से आया था, तो दोनों इनकरेक्ट हो गए इसमें। तो दोनों इनकरेक्ट तो दे नहीं रखे होंगे, तो भाई इसे यहाँ सही कीजिएगा, गलती कर लो, गलत। अभी कथन ए गलत और कारण आर भी गलत, तो ये वाला सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 में देख लेते हैं, गुजरात के शासक भीम प्रथम 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, ये बात सही है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों सही हो गए। 40 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शिल्प को तुर्कों ने मध्यकालीन भारत के कुछ हिस्सों में अपने शासन के दौरान लोकप्रिय बनाया था। भाई ये हमारी कपड़ों पे रंगाई, घोड़े के लिए कवच, कांच बनाना और कागज, चारों ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीर रूहानी किसके शासन में थे, ये थे इल्तुतमिश के, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा इस बात, तो इनकरेक्ट हो गया, 1 और 2 सही। 42 में दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्नौज के पास चंदावर के पास युद्ध में राजा जयचंद को पराजित किया, तो भाई ये गलत हो गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, गोरी था चंदावर के युद्ध में। बौद्ध मठ नालंदा विक्रमशिला बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए गए, तो ये वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर डी।
अब देख लेते हैं शासक और स्थापत्य कला। तो भाई इल्तुतमिश ने हमारी कौन सी कला से संबंधित है? गंधक वाली बावली या मेहरोली। कहाँ है भाई? हमारी दिल्ली में, यानी कि 2। बलबन ने लाल महल दिल्ली का। 2-1 अलाउद्दीन खिलजी का श्रीनगर, ये भी कहाँ है? हमारा दिल्ली में। क्या हो गया? 4। 2-1 4 सिकंदर लोधी का है मोठ मस्जिद दिल्ली की, यानी कि 3। 2-1 4-3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। वह एक अरब व्यापारी था जिसने 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया था। वह पाल साम्राज्य को रोहम्मा कहते हैं और कहते हैं कि पाल शासक अपने पड़ोसियों प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध में थे। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस यात्री को संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है हमारे सुलेमान को। 9वीं शताब्दी में तो भाई ये आया था। नीचे दिए गए कथन और कारण बताने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साहित्य और कला को बढ़ावा दिया। सही बात। उसके दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि हसन निजामी और फ़क़-ए-मुतब्बिर रहते थे। सही बात भाई, हसन निजामी पढ़ा था अभी ऊपर। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सही बात। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, नहीं भाई दिल्ली को बनाया था इन्होंने। गलत। इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगामी 40 दल की स्थापना की। हाँ भाई 40 दल, जो मोस्टली सारे फैसले लिया करते थे। तो ये होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। 47 इल्तुतमिश ने नई मुद्रा टंका और जीतल की शुरुआत की थी। हाँ भाई, टंका किसका था? हमारा चांदी का। और जीतल क्या था? हमारे तांबे का। दूसरा, इल्तुतमिश ने आर्थिक स्थिरता लाने के लिए एक संगठित मुद्रा प्रणाली शुरू की। तो दोनों सही हैं ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों के कालक्रमणिक तरीके से व्यवस्थित कीजिए। अब देख लेते हैं भाई, सबसे पहले कौन सा आया था हमारा? सबसे पहले हमारे कौन आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि 2। फिर आया था इलबरी राजवंश, यानी कि इल्तुतमिश वाला। फिर आया था हमारा खिलजी, यानी कि 4 वाला। और फिर आया था हमारा तुगलक वंश। तो क्या हो गया हमारा? 2-1 4-3, ऑप्शन नंबर डी। 49 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शासक को प्रचलित सिक्का बताना है। मोहम्मद गोरी ने ये चलाया था दिल्ली नामक सिक्का। तो भाई इल्तुतमिश ने चलाया था, पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, यानी कि 2-1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बलबन ने चांदी के सिक्के चलाए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की थी। भाई एक्सपेरिमेंट किया था ना उन्होंने, प्रतीकात्मक मुद्रा भी थी उसमें से, एक्सपेरिमेंट में से एक। 2-1 4-3 हो गया। 50 में है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इल्तुतमिश ने किली के युद्ध में मंगोलों को हराकर भारत पर मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका। भाई रोका तो था, बट इल्तुतमिश नहीं था, ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। और किली का युद्ध हुआ कब था? हमारा 1299 में। ध्यान रखेंगे बात। तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है, मंगोलों का खतरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थायी सेना की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण था। तो ये वाला सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। सही बात। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो भाई ये पॉइंट भी सही है, पर अलग अलग तरीके से ठीक है ना। पहले में तो दिया है कि शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। इसका इस चीज से तो कोई मतलब नहीं है ना कि उत्तर पश्चिम सीमा में मंगोलों के आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। रजे सुल्तान ने अपने शासन में निम्नलिखित में से किस उच्च पद प्रदान किया था जिसने तुर्की अमीर नाराज हो गए थे? यह है हमारा याकूत। उच्च पद दिया था किसको? उसको अस्तबल का, जहाँ पर अश्व रखे जाते थे, उसका प्रमुख बनाया गया था। और बोलते क्या थे उसको? अमीर ए आखूर। ध्यान रखेंगे बात। 53 में देख लेते हैं। बलबन ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए रक्त एवं लोह की नीति को अपनाया। सही बात। बलबन ने दीवाने आरिज, दीवाने आरिज क्या होता था हमारा? आरिज नहीं है, ये हमारा होगा अर्ज, एक सैन्य विभाग का गठन किया। ये भी सही है। उसने सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। सही। बलबन ने जील ए इलाही, ईश्वर की छाया उपाधि धारण की। ये भी बात सही है। तो चारों बातें सही हो गई इसमें। 54 में देख लेते हैं। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। दीवाने मुस्तखराज किसे कहा जाता था? ये राजस्व से रिलेटेड था। और किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि 2। दीवाने अमीर को ही, तो भाई ये था अमीर को ही, हमारी कृषि से रिलेटेड थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। दीवाने खैरात,
दीवाने खैरात किससे रिलेटेड था? हमारे अनाथ होते थे और जो विधवाएं होते थे उनकी देख रेख के लिए किसने करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। दान विभाग एक तरीके से। और दीवाने रियासत ये थे हमारी बाजार नियंत्रण विभाग, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि 4, यानी कि 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। 55 में देख लेते हैं, खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा की गई थी। ये सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन की रक्त एवं लोह की नीति को लागू किया नहीं, इसने हमारी नीति अपनाई थी उदार नीति। इसने रक्त और लोह को त्याग दिया था कि भाई अब शांति से जीवन व्यतीत करो अपना। और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन थे। सही बात। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, शब्द और अर्थ बताने हैं। अबवाब, तो भाई अबवाब हो गया हमारा अतिरिक्त कर, एक्स्ट्रा कर जो होता था हमारा 2। फवाजिल होता था हमारा राजस्व अधिशेष, यह हो गया हमारा 1। निखर ए फरमानी ये होता था राज्य द्वारा घोषित मूल्य। और वफाई फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार, यानी कि 3 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अबवाब हो गया हमारा अतिरिक्त कर, फवाजिल राजस्व, निखरे फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य, मतलब एक तरीके से एमएसपी मान लो आप आज के टाइम की, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो कि राज्य आदेश करता है घोषित, वो है हमारे निखर फरमानी। 57 में दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। ये बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार बंदूकों का प्रयोग किया। भाई अलाउद्दीन खिलजी का आप ये मान लो ना 1296 के आसपास से राज्य शुरू हुआ था इसका, यानी कि हमारी 11वीं और 12वीं शताब्दी में। और बंदूक का इस्तेमाल हुआ था हमारा विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले। और ये कब की थी? हमारी 14 और 15वीं शताब्दी के आसपास। तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज खां को पराजित किया। भाई चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हो गई थी, तो पराजित कहाँ से करता? और अलाउद्दीन का शासनकाल आपको पता ही है 1296 से शुरू हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। तो कितने सही है इसमें? ओनली 1। 58 में सूची को सूची 2 से मिलान करना है। इस्लामिक कानून और संबंधित कर बताने हैं। खम्स होता था भाई लूट का धन, और किसके टाइम पर? अलाउद्दीन के टाइम पर। इसमें जो होता था, इसमें जो धन लूटा जाता था उसमें से मान लो 5 धन लूटा गया है, तो इसमें से 4 भाग जो थे वो तो सैनिक को दिया जाता था, और जो 1 भाग होता था तो वो राजा के पास जाता था। ध्यान रखिए इस बात को। जकात है मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, और जजिया है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, और सदका है यह स्वैच्छिक दान होता था सदका, यानी कि 1 2 3 4। 59 में दिया है, मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई पहले देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज की तो आपकी ये तो बलबन ने की थी ना, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन, तो गलत हो गया। बलबन ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। नहीं भाई ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। चाचा नहीं बैठा था, उसका चचेरा भाई बैठा था, चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी गलत हो गया। फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी, वो है ना दीवाने बंदगान कर था, दीवाने बंदगान। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए राजनीतिक अभियान को काला क्रमणिक तरीके से व्यवस्थित कीजिए। तो भाई रणथंभौर की कही थी उन्होंने 1301 में, चित्तौड़ की थी 1303 में, जालौर की थी आपकी 1311 में, और देवगिरी की थी 1307 में। अब देख लेते हैं कौन पहले आएगा। पहले थे हमारा यानी कि रणथंभौर 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? 1 2 4, ये है 1 2, तो भाई यहाँ कर लो 4, यहाँ कर लो 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देख लेते हैं 61वां, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। सही बात। उसने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तक राज बनाया। ये भी सही। मुस्तक राज में मतलब राजस्व की वसूली के लिए, मुस्तक राज राजस्व की वसूली। दूसरा सही, उसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 50% कर दिया था। ये इनकरेक्ट हो गया। यानी कितने सही है? केवल 1 और 2। दिल्ली सल्तनत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत काल के दौरान लगातार युद्ध के कारण शहरीकरण की प्रक्रिया में गति खो दी। तो भाई ये गलत हो गया। सल्तनत काल में शहरी जो गतिविधियां थी वे बढ़ गई थी। सल्तनत काल में
दौरान सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। भाई बढ़ गया था सती प्रथा का तो प्रचलन और ज्यादा, तो ये भी गलत। तो दोनों ही सही नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है हमें बताने हैं। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, बिल्कुल सही भाई, एक्सपेरिमेंट में से एक। उसने दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग स्थापना की, ये भी सही। सांकेतिक मुद्रा, ये भी सही। इब्न बतूता इसके शासन के दौरान भारत आया, ये भी सही है। और इसने अपने वृत्तांतों में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक वगैरह सारी स्थितियों का वर्णन किया, वहीं से हमें इसके शासन का पता लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 64 में है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों से संबंधित किस नई विभाग की स्थापना की गई थी? कौन सा था भाई ये? दीवाने बंदगान। 65 में देख लेते हैं, खतौली के युद्ध। खतौली का युद्ध हुआ कब था भाई? 1517-18 के आसपास। युद्ध में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया। नहीं भाई, राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोदी को, तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा दिया है, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इसमें इब्राहिम लोदी की सेना पराजित हुई, ये भी बात सही। एक्चुअली इस युद्ध में ना जो बाबर था उसने अपने तोप खानों का और जो बारूद वगैरह थे उनका पूरा इस्तेमाल किया, तो इस वजह से इब्राहिम लोदी की हार हुई उसमें। तो कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 सही। 66 का है, निम्नलिखित में से कौन से कारक दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी है? प्रांतीय शासकों की बढ़ती स्वतंत्रता, सही। मंगोलों की लगातार आक्रमण, सही। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ये भी सही। इसमें तीनों सही है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, स्थान और स्थापत्य कला बतानी है उनकी। दिल्ली है हमारा कुवल अल इस्लाम यानी कि 2। जौनपुर में हमारी अटाला मस्जिद, मालवा में हमारा जहाज महल और गुलबर्गा में हमारी जामा मस्जिद, यानी कि 2143, ऑप्शन नंबर ए। मध्यकालीन ऐतिहासिक पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यह है भाई हमारी जियाउद्दीन बर्नी की। इब्न बतूता की कौन सी है? हमारी रहला। अल बरूनी की कौन सी है? तारीख अल हिंद। अमीर खुसरो की आपकी नूर सिपहलार, आशिका और तुगलकनामा। ध्यान रखेंगे चीजों को। आगे बढ़ते हैं। 69, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भाई कृषि सुधार योजना, ये भी सैन्य वाली, राजधानी परिवर्तन, तीनों ही। तो इसमें उपयुक्त सभी। जियाउद्दीन बर्नी सबसे प्रसिद्ध इतिहासकारों में से एक। निम्नलिखित शासकों में किसके दरबारी थे? तो ये है हमारे भाई मोहम्मद बिन तुगलक। और कौन कौन से शासन थे? और एक होता अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर था फिरोज शाह तुगलक। 72 में दिया है, बहलोल लोदी को लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है, सही। बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया। भाई ये अंतिम शासक मोहम्मद शाह नहीं, आलम शाह था, आलम शाह। तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि केवल एक सही। तैमूर का भारत पर आक्रमण निम्नलिखित में किसके राजवंश के शासनकाल में हुआ? यह है भाई तुगलक वंश। और लास्ट का जो इनका जो नासिर महमूद तुगलक, जो लास्ट शासक था हमारा तुगलक वंश का, उसके टाइम पर किया था तैमूर ने आक्रमण, लगभग 1299 के आसपास। आगे बढ़ते हैं। 74, सिकंदर लोदी ने कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया, गंगा नदी के तट पर आगरा शहर की स्थापना की, सही। सिकंदर लोदी ने किसानों पर जजिया कर को और अधिक कठोर कर दिया, ये भी सही। दोनों बातें इंडिविजुअली सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 75 दिया है, सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व तत्व के सिद्धांत को जारी रखा। भाई इन्होंने जारी रखा था, इन्होंने इस सिद्धांत को त्याग कर सुल्तान की उपाधि ली थी सिकंदर लोदी ने। तो गलत हो गया। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक प्रथाओं को प्रोत्साहित किया, जैसे मुहर्रम और ताजिया को निकलवाना। भाई इन्होंने ताजिया को निकलवाना बंद कर दिया था, तो ये भी गलत। तो दोनों बातें गलत हो गई। तो फ्रेंड्स आज का टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये टेस्ट थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।